सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए हम ऑलरेडी दो टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। उसमें पहला टॉपिक था आपका बल एवं गति, उसके बाद दूसरा टॉपिक था विद्युत धारा वाला। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपके सिलेबस का तीसरा मेजर टॉपिक है प्रकाश। और इस प्रकाश वाले चैप्टर में आपके मुख्य सिलेबस में 5 टॉपिक दिए हुए हैं। पहला टॉपिक आपका प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद दूसरा है प्रकाश का गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन, तीसरा आपका प्रकाश का अपवर्तन, चौथा है आपका गोलीय लेंसों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और पांचवा टॉपिक है आपका नेत्र दोष, है ना, जिसमें अपन बेसिकली निकटदर्शी दोष, दूरदर्शी दोष वगैरह पढ़ेंगे। तो आज अपन लाइट वाले चैप्टर, प्रकाश वाले चैप्टर का पहला टॉपिक प्रकाश का परावर्तन डिस्कस करेंगे। और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं उन सबको आज अपन कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण एक किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना क्या कहलाती है? तो अपन जानते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जिस माध्यम से चलकर आई उसी माध्यम में टकराकर वापस आ जाए उसे बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब देखो, परावर्तन से संबंधित कुछ और बातें कर लेते हैं। परावर्तन देखो बहुत ही काम की चीज है। अपने रोजमर्रा जीवन में इस रंगीन दुनिया को देख पाते हैं, उसका मुख्य कारण परावर्तन ही है। देखो कैसे, जैसे मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है आपके पास में, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है ऐसे, और मान लो कि यहाँ से सन से लाइट आ रही है, या फिर अपना प्रकाश का कोई और स्रोत हो सकता है ना, सन, सूर्य से। और यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, तो होता क्या है, जैसे मान लो सूर्य से लाइट आएगी ऐसे, इस पे गिरेगी ऐसे, और टकरा कर वापिस कहाँ गिरेगी? इंसान या मानव के आंख की रेटिना पे गिरेगी। रेटिना पे गिरने की वजह से वस्तु का क्या बनता है? आपका प्रतिबिंब। और उसी वजह से अपन वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल और आप देख सकते हैं, जैसे मान लो ये आपका सन है, और यहाँ पे मान लो जैसे मून को अपन देखते हैं, है ना, ये आपका मून हो गया जैसे, चंद्रमा, और यहाँ पे मान लो अर्थ है आप, है ना, ये पृथ्वी हो गया। अब देखो, अर्थ पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है, वो चंद्रमा को देख पाता है, किसकी वजह से? प्रकाश के परावर्तन की वजह से। देखो होगा क्या, सन से लाइट गिरेगी किस पे? मून पे, यानी चंद्रमा पे, और वहां से रिफ्लेक्ट होकर फिर कहाँ आएगी? पृथ्वी पे आएगी। और पृथ्वी पे खड़े इंसान की आंख पे रेटिना पे गिरेगी, जिसकी वजह से मून क्या दिखाई देता है? मून आपको दिखाई देता है। तो ऐसे ही रोजमर्रा के जीवन में जितनी भी वस्तुएं हैं, या जितनी भी एक्टिविटी, या जितनी भी चीजें अपन देख पाते हैं, किसके कारण देख पाते हैं? परावर्तन के कारण। तो परावर्तन अपने जीवन में एक अहम रोल अदा करता है, ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, परावर्तन के प्रथम नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण के बीच का क्या संबंध होता है? तो देखो, परावर्तन होना क्या कहलाता है, अपने पढ़ लिया। अभी परावर्तन होगा कैसे, तो ये एक नियम की पालना करते हैं, जिसे बोलते हैं परावर्तन का नियम। तो देखो, परावर्तन का नियम होता क्या है, इसमें आपको मुख्य बातें सारी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। इसमें क्या होती है, आपकी एक जैसे परावर्तक सतह होगी, परावर्तक सतह है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिसे कहते हैं, है ना, इसको ऐसे दर्शाया जाता है। अच्छा, इस सतह की जो एक परपेंडिकुलर लाइन होगी, परपेंडिकुलर जो रेखा होगी, उसको बोला जाता है हमेशा अभिलंब। उसको क्या बोला जाता है? अभिलंब। देखो, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दी है सतह की, इसको बोला जाता है बेसिकली अभिलंब। अभिलंब, ये हो गया आपका अभिलंब। अब देखो, ये हो गया अभिलंब। परपेंडिकुलर जो सतह होगी उसको अभिलंब बोलते, पूछा जा सकता है। अब देखो, यहां से मान लो कोई रे आ रही है आपकी ऐसे, ये जो आने वाली रे, इसको बोला जाता है आपतित किरण। और ये यहां से टकरा कर वापिस जाएगी उसी माध्यम में, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण। तो ये हो गई आपकी आपतित किरण। आपतित किरण। अच्छा, आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको बोलते हैं, आई से डिनोट करते हैं, इसको बोला जाता है आपतन कोण। इसको बोला जाता है आपतन कोण। आपतित किरण जो कोण बनाएगी, आपतन कोण, याद रखने का तरीका। और टकरा के जो वापिस जाती है परावर्तन के पश्चात, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण।
अच्छा, परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसको आर से लिखते हैं, और इसको पढ़ा जाता है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण इसको बोला जाता है। तो ये तीन मुख्य बातें हैं। अब यहां से देखो, ये दो लो परावर्तन के दो नियम है, फर्स्ट और सेकंड। पहला तो क्या कहता है, पहले का स्टेटमेंट है, जो आपकी आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी, मतलब जो एंगल आई है वो एंगल आर के बराबर होगा। मतलब आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, मुख्य बात याद रखेंगे, आने वाली किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाएगी, वही किरण जब जाते वक्त यानी परावर्तन के बाद अभिलंब के साथ कोण बनाएगी उसके बराबर होगी। मतलब आई बराबर क्या होगा, आर होगा। ध्यान रखेंगे ये दोनों कोण अपन ने अभिलंब के साथ लिया, न कि सरफेस के साथ। ये आपकी सतह है। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन में एंगल सतह के साथ दे देते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना है अपने जो लो में जो एंगल आते हैं वो किसके साथ लिए जाते हैं, अभिलंब के साथ। दूसरी दूसरी बात इसमें ये बोली जाती है, सेकंड जो इसका स्टेटमेंट है उसमें बोला जाता है कि जो आपकी आपतित किरण है और आपका परावर्तित किरण है और साथ ही साथ आपका अभिलंब है, ये तीनों एक ही प्लेन, मतलब एक ही प्लेन या एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। ये दो नियम है, तो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। तो यहाँ से जो आपका जो इसका फर्स्ट लो, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सिंपल वही कि परावर्तन की द्वितीय नियम के अनुसार निम्न में से कौन सा कौन कौन से एक ही तल में स्थित होते हैं ना, या कौन से एक ही तल में स्थित होते हैं। तो अपन जानते हैं आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। तो देखो आपतित किरण आ रहा है, परावर्तित किरण, अभिलंब, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इसमें देखो आपतित किरण तो है, अपवर्तित किरण, अपवर्तन तो हो ही नहीं रहा है, केवल आपतन, ये भी गलत हो जाएगा। केवल अभिलंब और आपतित किरण नहीं, आपतित किरण, परावर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे। ये मुख्य बात अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि कोई प्रकाश किरण, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यदि कोई प्रकाश किरण किसी दर्पण पर अभिलंब 90 के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। देखो इसमें कई बार स्टूडेंट्स गच्चा खा जाते हैं। देखो इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, आपतित किरण दर्पण पर अभिलंब, इस 90 डिग्री को पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ते हैं वो ऐसे पढ़ते हैं कि देखो आपतन कोण 90 डिग्री है, तो आपका परावर्तन कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, और टिक किस पे कर देते हैं, 90 डिग्री पे, जो कि आपका गलत आंसर है। देखो कैसे, ध्यान से सोचना इसको, अच्छा क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि जैसे आपका ये कोई समतल है, ये आपका मिरर है, ठीक है, या कोई परावर्तक सतह है आपकी, और इसके जो आपतित किरण अभिलंब के अलोंग आ रही है। देखो ये आपका क्या है, अभिलंब, ये तो आपका अभिलंब है, अभिलंब। अब ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपतित किरण अभिलंबोत आ रही है, अभिलंबोत मतलब अलोंग द अभिलंब आ रही है, मतलब अलोंग द नॉर्मल आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आएगी तो जाहिर सी बात है जी ऐसे आएगी, ऐसे आ रही है, इसका मतलब कोण आई कितना हो गया, कोई किरण अभिलंबोत आ रही है, इसका मतलब क्या हो, अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, 0 कोण। और आते वक्त अगर 0 बनाएगा तो जाते वक्त भी कितना बनाएगा, 0 ही बनाएगा। क्यों, क्योंकि यही आपका किसका नियम है, परावर्तन का नियम है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, 90 डिग्री नहीं होगा। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से करेंगे आप लोग, है ना। तो जिस जहां से आएगी उसी से वापस जाएगी, अलोंग द विलंबोत आएगी और अलोंग द विलंबोत ही वापस जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, जब समांतर प्रकाश किरणें किसी चिकने पृष्ठ से परावर्तित होने के बाद भी समानांतर रहती हैं तो इस परावर्तन को क्या कहते हैं। देखो इस परावर्तन को कहा जाता है, देखो नियमित परावर्तन। इसको मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, नियमित परावर्तन क्या होता है आपका, इसको बोला जाता है नियमित परावर्तन। देखो यहाँ पे दो टाइप के परावर्तन होते हैं, एक तो वैसे दो टाइप के होते हैं, पर यहाँ पे नियमित और अनियमित के आधार पर दो टाइप के होते हैं। एक होता है नियमित और एक होता है आपका विसरित। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। नियमित परावर्तन का मतलब ये कह रहा है, जैसे मान लो कि मैं आपके पास कोई एक सतह लूँ ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ऐसे कोई मेरे पास सतह है, ठीक है, ये परावर्तक सतह है कोई। अब मान लो इस पे क्या होगा, कोई भी रे आई, जैसे मान लो कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ऐसी कोई रे आएगी, यहाँ से टकराएगी और फिर वापस जाएगी, ये सिंपल। तो ये आपकी कौन सी हो गई, इंसिडेंट रे, और ये आपकी क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो एक मान लो इसके समानांतर कोई दूसरी रे आ रही है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी समानांतर रे बनाऊंगा ऐसे, ऐसे कोई समानांतर आ रही है, तो टकराने के बाद भी अगर वो समानांतर ही जाए तो ऐसे परावर्तन को बोला जाता है नियमित परावर्तन। देखो यहां से ये आने वाली रे हो गई आपकी,
आपतित किरण और ये क्या हो जाएगी परावर्तित किरण। देखो यहाँ पे दोनों रे समानांतर हैं और टकराने के बाद भी दोनों क्या है समानांतर हैं। तो ऐसे परावर्तन को बोला जाता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन। ऐसे परावर्तन क्या बोला जाता है नियमित परावर्तन या रेगुलर रिफ्लेक्शन बोला जाता है। पहली बात तो ये होगा नियमित। अच्छा अब बात आती है कि विसरित परावर्तन या इसी का दूसरा नाम है अनियमित। अनियमित इसी का दूसरा नाम है अनियमित या विसरित परावर्तन। ये क्या होता है, इसमें क्या होता है आपतित किरण अगर समानांतर आपतित हो रही है तो परावर्तन के बाद वो समानांतर नहीं रहती है ना, रैंडम डायरेक्शन में जाती है ना, इसलिए उसको क्या बोला जाता है अनियमित और इसको बोला जाता है नियमित। खास बात। अच्छा बात आती है फिर ये दोनों, ये तो डिफरेंस हो गया। अब एक खास बात याद रखनी है, दोनों ही चाहे आपका नियमित परावर्तन हो या अनियमित, दोनों ही परावर्तन के नियम की क्या करते हैं पालना करते हैं। परावर्तन के नियम की पालना करते हैं, ये खास बात याद रखनी है, करते हैं। परावर्तन नियम की पालना का मतलब एक तो पहला कि आने वाली किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वही जाने वाली किरण बनाएगी, पहला तो ये। दूसरा आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही समतल में भी है ना, तो परावर्तन के नियम की पालना करते हैं। बाकी ये जो इनमें डिफरेंस होता है मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद एक होता है आपके सी ऑप्शन में दे रखा बहुलित परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन, यहाँ से समझ आ रहा होगा मल्टीपल। मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा रिफ्लेक्शन हो गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन ये अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे जब अपन पढ़ रहे होंगे अपवर्तन। अपवर्तन में पढ़ते हैं अपन पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो इसको अपन वहां डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अब हम अपने चारों ओर अधिकांश अदीप्त वस्तुएं किस घटना के कारण देख पाते हैं। मैंने आपको बताया था अपने आसपास जो भी अदीप्त वस्तुएं हैं ना, दीप्त का मतलब तो समझ गए ना, दीप्त तो कौन सी होती है, जैसे अदीप्त वस्तु जैसे कोई भी आपके आसपास कोई ऑब्जेक्ट रखा है वो लाइट में आपको दिखाई देता है। क्यों, मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताया, लाइट क्या आएगी उस ऑब्जेक्ट पे गिरेगी और टकरा के अपने आंख की रेटिना पे गिरेगी जिसकी वजह से अपने को दिखाई देता है। कुछ वस्तुएं क्या होती है खुद ही दीप्त होती है, मतलब खुद ही एनर्जी को छोड़ती है जिसकी वजह से अपन देखते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल आपका दीप्त वस्तु का, जैसे इसका वेल नोन एग्जांपल आपने देखा होगा, जैसे अपन जानते हैं जब कोई लोहे की वस्तु होती है, लोहे की वस्तु है ना, उसको अपन गर्म करते हैं, उसको अपन क्या करते हैं गर्म गर्म करते हैं तो वो लाल दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। उसका क्या कारण है, वो दीप्त वस्तु में आएगी। वो किस में आएगी, दीप्त वस्तु में आएगी। कहने का मतलब उसको गर्म करने से उसने लाइट खुद छोड़ा है और जो लाइट छोड़ा उसको बोलते हैं विकिरण ऊर्जा। तो वो लाइट खुद छोड़ता है जिसकी वजह से वो दिखाई देता है। इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी वस्तु के दिखाई देने के दो कारण होते हैं। एक तो होता है आपका प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा होता है विकिरण। दूसरा क्या होता है विकिरण। कोई भी वस्तु को जब गर्म करते हैं या किसी अन्य कारण से वो विकिरण छोड़ता है लाइट की फॉर्म में या प्रकाश की फॉर्म में, तो वो अपनी फिर अपने आंख की रेटिना भी गिरती है जिसकी वजह से वो वस्तु दिखाई देती है। दो कारण होते हैं है ना। तो विकिरण वाले का एग्जाम्पल तो क्या होगा, लोहे को गर्म करने पे लाल दिखाई देना, और प्रकाश का परावर्तन ये तो अपन रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, जितने भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं अपने आसपास वो सारे किसको फॉलो करते हैं, प्रकाश के परावर्तन को। और अब दिक्कत ये आ जाती है, ये दो ऑप्शन तो कट गई, पर देखो परावर्तन तो ये भी है और परावर्तन ये भी है। अब इनमें से कौन सा होगा, यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है कि नियमित होता है कि अनियमित। तो अपन देखते हैं अपने आसपास जो वस्तुएं होती हैं वो बिल्कुल समतल नहीं होती। नियमित परावर्तन बिल्कुल समतल सतह से होता है और अनियमित परावर्तन किसी खुरदरी है ना, या अनियमित आकार की कोई वस्तु। और अब अपन आसपास के रोजमर्रा के जीवन में जो वस्तुएं देखते हैं सारी समतल या नियमित नहीं होती, अनियमित होती है। तो अनियमित वस्तु से जो परावर्तन होता है वो कैसा होता है, अनियमित या विसरित परावर्तन। इसका आंसर बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। रोजमर्रा के जीवन में जो परावर्तन होता है कौन सा हुआ है, विसरित परावर्तन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसको बोला जाता है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या अनियमित परावर्तन। कई नाम है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है देखो इंपोर्टेंट, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। अब ये देखो टॉपिक आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं है, पर चूंकि परावर्तन का ही एक पार्ट है तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की प्रकृति को अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो देखो क्या होता है, देखो ये मान लो सिंपल समतल दर्पण समझने के लिए मैं मान लेता हूँ। ये समतल दर्पण होता है क्या, पहली बात अपन जानते हैं कोई भी आपकी कुछ प्लेन सरफेस या समतल सतह है उसकी एक तरफ अपन क्या कर देते हैं पॉलिश, जिससे वो क्या बन जाता है आपका समतल दर्पण बन जाता है। मैंने जैसे इसकी एक तरफ पॉलिश कर दी। और ये वही दर्पण है जो रोजमर्रा के जीवन में अपन हमेशा अपना चेहरा देखने के लिए काम में लेते हैं। तो देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या क्या होंगी, ये आपका हो गया प्लेन मिरर, पीपी प्लेन मिरर समतल दर्पण। इसमें मान लो कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी, ये मेरी कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है,
है ना। प्लेन मिरर से मान लो डी दूरी पे रखिए, प्लेन मिरर से कितनी दूरी पे रखिए, डी दूरी पे, तो मेरी इमेज इसके पीछे कहीं बनेगी, यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा। क्या बनेगा? प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनेगा, ये अपन मान लेते हैं यहाँ डी डेश दूरी पे बन रहा मान लो। तो इस इमेज की देखो, इमेज की प्रॉपर्टी क्या क्या होगी। पहली बात तो प्रतिबिंब डी बराबर होगा डी डेश, मतलब वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पे होगी, प्रतिबिंब वस्तु के पीछे उतनी ही दूरी पर होगा, पहली बात। दूसरा क्या होगा, दूसरा इसका है, जो आपका प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, आभासी होगा। कैसा होगा? आभासी होगा। दो बात। तीसरा अपने को याद रखना है आभासी, तीसरा अपने को याद रखना है आभासी होगा, और आपका होगा बेसिकली सीधा, सीधा होगा। तीन बात, आभासी होगा, सीधा होगा। चौथा क्या होगा, याद रखेंगे, आकार में समान होगा, आकार में समान। समान, समान का मतलब वस्तु का आकार बराबर होगा किसके, बराबर होगा प्रतिबिंब के आकार के, प्रतिबिंब के आकार के। यानी कि कहने का मतलब यह है कि वस्तु जितनी बड़ी होगी प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। चौथी और पांचवी और महत्वपूर्ण बात क्या याद रखनी है, जब अपन देखते हैं किसी भी वस्तु को, जब भी किसी, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको दूं, जैसे आपने वस्तु के सामने कोई अल्फाबेट रखा जैसे पी, तो आपने देखा होगा पी कैसे दिखाई देता है, थोड़ा उल्टा स्विच हो जाता है। जैसे आपने रखा मान लो कि ई, तो ई क्या हो जाता है आपका, कि ई कैसे दिखाई देगा, इस तरीके का दिखाई देता है। बेसिकली होता है क्या, कोई भी ऑब्जेक्ट की या ऑब्जेक्ट या वस्तु का जो बायां भाग है वो दाईं तरफ दिखाई देता है, और दायां भाग बाईं तरफ दिखाई देता है, कहने का मतलब स्विच हो जाते हैं, है ना। और इसको बोला जाता है बेसिकली लेटरल इन्वर्जन। क्या बोला जाता है? लेटरल इन्वर्जन। कई बार पूछ लेते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लेटरल इन्वर्जन, या फिर बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। क्या बोला जाता है हिंदी में, इसको बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व परिवर्तन। ये इंपॉर्टेंट थिंग है, पूछा जा सकता है, इसको बोला जाता है पार्श्व परिवर्तन। अब देखो इन सबको अपने को याद रखने की जरूरत नहीं है। रोजमर्रा के जीवन में अपन हमेशा मिरर के सामने खड़े होते हैं, सारी चीजें देखते हैं, अपन अपने ऑब्जर्व करते हैं, मिरर के पास में जाती है तो इमेज भी पास आती है, अपन मिरर से दूर जाती है तो इमेज भी दूर जाती है, और अपन जितना मिरर से दूर होते हैं इमेज भी उतनी दूरी पे बनती है, तो कोई समस्या नहीं है याद रखने में। दूसरा आभासी, आभासी का मतलब ये होता है कि वस्तु का रियल में न बनना, है ना, अपने को आभास होना। अब अपन जानते हैं कि मिरर के पीछे जो इमेज बनती है वो रियल नहीं होती, वो अपने को आभास होता है सिर्फ, इसलिए नाम पड़ा आभासी। तीसरा सीधा, अपन रोजमर्रा के जीवन में सामने खड़े होते हैं तो अपनी इमेज सीधी बनती है, मतलब सीधा। चौथा आकार में, अपना जितना आकार होता है उतना ही अपन अपना इमेज में देख पाते हैं, तो ये भी बात ठीक है। चौथा आता है ये पांचवा, थोड़ा सा याद रखना, पार्श्व परिवर्तन। इसमें भी अपन देख पाते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट का जो लेफ्ट पार्ट है और लेफ्ट साइड है वो राइट साइड हो जाती है, और राइट साइड लेफ्ट साइड हो जाती है, तो ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। पांच बातें अपने को ध्यान में रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है समतल दर्पण में वस्तु का दायां भाग बायां और बायां भाग दायां दिखाई देता है, इस परिघटना को क्या कहा जाता है, इसको बोला जाता है, थोड़ा सा टेक्निकल वर्ड है, थोड़ा सा याद रखेंगे, पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन, दोनों में कोई एक याद रखें, हिंदी या इंग्लिश में जो भी, तो लेटरल इन्वर्जन ये थोड़ा सा अपने को खास याद रखना है, साइंटिफिक टर्म है, इसके थोड़ा जाना। ये देखो आगे फिर एक न्यूमेरिकल, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण से 3 मीटर दूरी पे खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कितनी दूरी पे बनेगा, तभी अपन ने बताया 3 पे खड़ा तो 3 पे बनेगा, तो 3 मीटर पे ही बनेगा। खास बात इंपोर्टेंट आ सकता है, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, अभी ये अभी अपने पार्श्व परिवर्तन या लेटरल इन्वर्जन पे आधारित, रोगी वाहक या एम्बुलेंस पर एम्बुलेंस शब्द उल्टा क्यों लिखा होता है, देखो इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कारण क्या होता है, देखो एम्बुलेंस क्या होता है, जैसे मान लो कि किसी सड़क पे कोई वाहन चालक वाहन को चला रहा है, और अब उसको पता चला कि पीछे से उसको मिरर में देखना है कि पीछे क्या आ रहा है, और मान लो पीछे से एम्बुलेंस आई है, तो वाहन चालक क्या देखेगा, मिरर में देखेगा। अब मिरर में देखेगा तो उसको एम्बुलेंस शब्द सीधा दिखना चाहिए, सीधा तभी दिखेगा जब एम्बुलेंस पे कैसे लिखा हो, उल्टा। मान लो एम्बुलेंस पे ही सीधा लिख दिया तो फिर मिरर में कैसा दिखेगा, उल्टा, और फिर वाहन चालक हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, इसलिए उसको उल्टा देखा जाता है एम्बुलेंस पे, ताकि वाहन चालक को मिरर में कैसा दिखे, सीधा दिखे, और सीधा दिखेगा ताकि वो गाड़ी को साइड दे पाएगा एम्बुलेंस को, और एम्बुलेंस आगे जा पाएगी। तो इसमें क्या होगा, ताकि आगे के वाहन चालक पीछे पड़ने में सीधा पड़ सके, हाँ देखो ये, ताकि आगे के वाहन चालक अपने पश्चिम दर्पण, मतलब आपका कौन सा हो गया, साइड मिरर, साइड मिरर में इसे सीधा पड़ सके, इसलिए क्या यूज करके लिखा जाता है, उसको उल्टा लिखा जाता है, सीधा पढ़ा जाए इसलिए उल्टा लिखा जाता है। इंपोर्टेंट, देखो थोड़ा ध्यान रखेंगे। एक और मैं बात बता दे रहा हूँ आपको, एक चीज आपको खास याद रखें, मान लो कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया, मान लो कोई वर्ड दे दिया कि ये फला वर्ड है ना, जैसे लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, एलिफेंट लिख दिया, जैसे बोला कि इसको मिरर में देखने पर कैसे दिखेगा, है ना, तो इसका सिंपल तरीका आप जैसे, वैसे तो आप रीजनिंग में भी करते हो, एलिफेंट को आप क्या करो, एक प्लेन कागज पे लिख दो और कागज को उल्टा करके देखो,
जो उल्टा करने पे आपको दिखेगा वही आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है जब दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे जाते हैं तो उनके बीच रखी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनते हैं। तो देखो इसमें कितने बनेंगे, आपके अनंत बनेंगे, और ये आप रोजमर्रा के जीवन में देखते हो, इसको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बार्बर या शेविंग कराने या कटिंग करवाने के लिए जब दुकान पे जाते हो तो आपने देखा होगा जिस कुर्सी पे आप बैठे हो उसके फ्रंट मतलब आगे भी एक मिरर लगा होता है, और एक वैसा का वैसा ही पीछे भी एक मिरर लगा होता है। अब वहां पे आप देखते हो जनरली, वहां पे क्या देखते हो, वहां पे आप देखो, जैसे मैं बना दे रहा हूँ, वहां पे आप क्या देखते हो, जैसे एक मिरर आपके लिए था और एक ये रहा, दोनों प्लेन मिरर हैं, और यहाँ पे मान लो कि आप खड़े हो या बैठे हो जो भी है, तो आप क्या देखते हो, आपको मिरर के अंदर बहुत सारी इमेजेस दिखाई देती हैं, एक के पीछे एक बहुत सारी इमेज दिखाई देती हैं। तो उसको क्या बोला जाता है, फिर अपन अनंत बोलेंगे, उसको गिन नहीं सकते, काउंट ही नहीं कर सकते, एक के पीछे एक बहुत सारी बनती जाती है, बनती जाती है। तो कितनी इमेजें बनती हैं, अनंत इमेजें बनती हैं। ये भी अपन रोजमर्रा के जीवन में देखते हैं, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि अनंत कब बनी, एक दूसरे के समानांतर। एक दूसरे के समानांतर होने का मतलब ऐसे बोल सकता हूँ ना, इनके बीच जो एंगल या कोण होगा वो कितना होगा, एंगल थीटा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री। ऐसा भी आ सकता है कि दो समतल दर्पणों के बीच का एंगल 0 डिग्री है और उनके बीच में किसी वस्तु को रख दिया, तो बताओ कितने प्रतिबिंब बनेंगे, तो आप क्या बोलोगे, अनंत ही बनेंगे। अब बात आती है कि क्या प्रतिबिंबों का बनना दो मिरर के बीच के एंगल पर निर्भर करता है, तो आपका आंसर होगा हाँ, निर्भर करता है। कैसे करता है वो भी थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं, कितना एंगल हो तो कितनी इमेज बनेगी उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो इसको फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि मैं दो मिरर बना ले रहा हूँ, है ना। जैसे मान लो एक मिरर ऐसा है आपका और एक मिरर आपका ऐसा है, फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला हो गया और ये वाला, है ना, ये दो मिरर अपने पास, एक मिरर ये हो गया, एक मिरर आपका ये हो गया, दो मिरर, और दोनों के बीच का एंगल मान लेता हूँ थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना मान लेता हूँ, थीटा। अब देखते हैं कि कितनी इमेज बनेगी। अभी तो दोनों के बीच में एंगल 0 था, तो देखो थीटा एंगल जब भी हो तो नंबर ऑफ इमेज, है ना, प्रतिबिंबों की संख्या, प्रतिबिंब की संख्या, सारी बातें डिस्कस कर रहे हैं अपन, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हैं इसमें। प्रतिबिंबों की संख्या कैसे निकालें, सबसे आपको निकालना 360 में थीटा का भाग देना है, जो भी थीटा है। अगर ये आया आपका ये देखो 360 में थीटा का भाग देना आपको, तो अगर ये आपका आएगा, अगर सम, अगर ये आपका आया सम, तो आपको क्या करना है, इमेजों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या आपकी होगी, संख्या होगी बराबर होगी 360 बट्टा थीटा माइनस 1, मतलब एक आपको कम कर देना है। अगर सम आया 360 में थीटा का भाग दो, अगर सम आंसर आ रहा है तो एक कम कर दो। इसका अलावा अगर 360 में आपने थीटा का भाग दिया और आ गया विषम, तो आपकी जो प्रतिबिंबों की संख्या होगी, प्रतिबिंबों की संख्या वो आपकी होगी वही 360 बट्टे थीटा, मतलब वो वही आपका आंसर होगा, इसमें आपको एक घटाने की जरूरत नहीं है। तो अगर 360 बट्टा थीटा निकालो, आप सोल्व करो, अगर वो आ रहा है सम तो एक कम कर दो, और वो आ रहा है विषम तो कोई कम करने की जरूरत नहीं, वो अपन फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो थीटा हो 90 डिग्री, है ना, दो लंबवत रखे हो, तो थीटा 90, तो 360 बटा 90 करो तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, आंसर कितना आ रहा है, 4, 4 तो क्या आपका सम, मतलब एक कम करना पड़ेगा, तो इमेज कितनी बनेगी, 3। तो दो 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 मिरर लंबवत रखे हो, दोनों की वजह से इमेज, टोटल इमेज कितनी बनती है, प्रतिबिंब कितने बनते हैं, 3 बनते हैं। तो ये खास बात थोड़ी सी याद रखनी है। अब देखो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से बताया, अगर आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो इसमें दो तीन चीजें और भी पढ़ी जाती हैं। ऐसा भी बोला जाता है कि आपने इमेज का ऑब्जेक्ट रखा कहाँ, दोनों के बीच में सममित रूप से रखा है कि असममित रूप से रखा है, या फिर अपने वाला फॉर्मूला तब भी फेल हो जाता है जब एंगल 75 डिग्री हो, या फिर मान लो 77 डिग्री हो, क्योंकि 77 से 360 डिवाइड नहीं होता ना एग्जैक्टली, है ना। तो बच्चों की आपके इतने लेवल का नहीं आएगा, सिंपल इसी फॉर्मूले से बेस आएगा, इसलिए मैंने आपको बिल्कुल बेसिक बताया है। बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। देखो ये भी थोड़ा सा जीके टाइप का क्वेश्चन है आपका। देखो क्या है, क्या बोल रहा है, परिदर्शी पेरिस्कोप की सिद्धांत कार्य करती है। तो पेरिस्कोप क्या काम करती है, बेसिकली आपके बहुल परावर्तन, बहुलित परावर्तन या मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे ध्यान रखना। ये पेरिस्कोप क्या होता है, एक प्रकाशीय युक्ति है, थोड़ा सा याद रखेंगे, प्रकाशीय युक्ति, जिसमें क्या होता है आपका मल्टीपल रिफ्लेक्शन या बहुलित परावर्तन होता है, मतलब एक से ज्यादा परावर्तन। अभी अपन ने जो ये मिरर पढ़े हैं इसमें भी देखो, पीछे वाला क्वेश्चन देखो, ये भी बहुलित परावर्तन का ही एग्जांपल है। बहुलित मतलब एक से ज्यादा बार परावर्तन। देखो यहाँ पे परावर्तन क्या होगा, जैसे मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ से रे निकलेगी ऐसी की, फिर यहाँ से आएगी,
यहाँ आई, फिर यहाँ से टकराएगी, ऐसे जाएगी। तो देखो यह एक बार हो गया परावर्तन, और ये आपका 2 बार हो गया परावर्तन। एक से ज्यादा बार जहाँ परावर्तन होता है उसको क्या बोला जाता है? बहुल परावर्तन। तो ये अभी जो अपन पढ़ पा रहे हैं ये किसका एग्जाम्पल है? बहुलित परावर्तन का। सिमिलरली ये भी क्या होता है, आपकी जो पेरिस्कोप होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ये कोई प्रकाशीय उपकरण में जिसमें बहुलित परावर्तन होता है। होता कैसे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इसमें क्या होते हैं, 2 मिरर होते हैं, और वही अभी अपन ने देखा ना, उसी आधार अभी जो अपन ने बनाया ऐसे। इसमें मान लो ये आपका हो गया एक मिरर ये हो गया, ये एक दूसरे से एंगल पे, थीटा एंगल पे झुके होते हैं। सिंपल ये ऐसा ही सिस्टम होता है। अब मान लो कोई ऑब्जर्वर यहाँ है, और मान लो वस्तु कहीं यहाँ है। इस वस्तु को ऑब्जर्वर इसको डायरेक्ट नहीं देख सकता, मान लो बीच में कोई दीवार वगैरह है ना। तो ये क्या होगी, जैसे मान लो कि यहाँ से आपकी रे निकलेगी, सीधी पहले तो इस मिरर से टकराएगी, टकरा गई, टकराएगी बिल्कुल, फिर यहाँ से इस मिरर पे टकराएगी, टकरा गई बिल्कुल, फिर यहाँ से कहाँ जाएगी, ऑब्जर्वर के पास चली जाएगी। तो देखो 2 बार रिफ्लेक्शन हो गया ना, एक बार और 2 बार। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को बोला जाता है बहुलित परावर्तन। और ये आपकी क्या होती है, पेरिस्कोप क्या होती है, एक डिवाइस होती है, प्रकाशीय उपकरण होता है जिसमें ऐसी व्यवस्था होती है। अच्छा, ये काम कहाँ आता है? ये बेसिकली समुद्रों में पनडुब्बी वगैरह को देखने के लिए, या फिर युद्ध क्षेत्र में मान लो दुश्मन को छुप के देखना है ना। जैसे मान लो कि यह कहाँ, यहाँ कोई आपका दुश्मन है युद्ध क्षेत्र में, और यहाँ पे मान लो कि जिसको देखना हो ऑब्जेक्ट है ना, तो देखने के लिए क्या, मान लो कि छुप के देखेंगे तो डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, बीच में कोई ऑब्स्टेकल या कोई दीवार वगैरह होगा, तो अपन क्या करें, यहाँ बैठ के इसको डायरेक्ट देख सकते हैं, यहाँ से रेखी घूम के जाती है। तो ये मुख्य कार्य होता है इसको। तो ये प्रकार की युक्ति थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बहुल परावर्तन पे वर्क करती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन पे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, परावर्तक पृष्ठ के आपतन बिंदु पर लंबवत खींची गई रेखा, तो ऑलरेडी डिस्कस कर सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन, अभिलंब, है ना। परावर्तक पृष्ठ पे जो लंबवत लाइन होती है उसको बोला जाता है अभिलंब या नॉर्मल। ये सीधा क्वेश्चन, यदि आपतित आपतन कोण का मान 35 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के, सीधा आंसर 35 डिग्री, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये क्या हो गया, एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? एक व्यक्ति समतल दर्पण की ओर 5 मीटर की ओर दौड़ रहा है, तो उसका प्रतिबिंब उसकी ओर किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये आपका कोई मिरर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है जो कितने से दौड़ रहा है, एक व्यक्ति कितने से दौड़ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से। तो यहाँ कोई इमेज होगी ना, ये इमेज होगी, तो इमेज भी कितने से आएगी, 5 मीटर पर सेकंड से। देखो ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है, और ये 5 मीटर पर सेकंड से इधर चल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, ये मिरर पे कोई आदमी बैठ के देख रहा है, इस ऑब्जर्वर, कोई ऑब्जर्वर मान लो मिरर पे बैठा है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति, वो अगर इस व्यक्ति को देखेगा तो इसको अपनी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ पाएगा। सिमिलरली उसकी इमेज को भी अपनी तरफ 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ पाएगा। पर जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति की इमेज बन रही है, वही अपनी इमेज को देखे तो उसको देखो कितने से आता हो जाएगा, ये 5 से इधर चल रहा है, और ये 5 से इधर आ रहा है, तो इसको अपनी तरफ कितने से आता हुआ नजर आएगा, ये उसको अपनी तरफ 10 से आता हुआ नजर आएगा मीटर पर सेकंड। ये अपन जानते हैं, जब दो वस्तुएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में चलती हैं तो आपेक्षिक गति के कारण उनके वेग क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 5 5 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 10। तो इसका आंसर 5 में भी कितना होगा, 10 होगा, 10 मीटर पर सेकंड। खास बात है, थोड़ा याद रखने का, जिस ऑब्जर्वर या जिस व्यक्ति की इमेज बन रही है, वो व्यक्ति ही अपनी इमेज को देख रहा है तो जुड़ जाएंगे। अब मान लो कोई दूसरा ऑब्जर्वर इस मिरर पे बैठ के देख रहा है, तो फिर मिरर पे जो ऑब्जर्वर बैठ रहा है उसको जो ऑब्जेक्ट है वो भी 5 मीटर पर सेकंड से आता हुआ दिखाई देगा, और इमेज भी अपनी तरफ कितने से दिखाई देगी, 5 मीटर पर सेकंड से। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, 10 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये भी देखो अच्छा क्वेश्चन है, एक वस्तु और उसके समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बीच की दूरी 12 मीटर है। समझने के लिए देखो, ये अपने को दे रखा है, ये 12 मीटर ऐसे समझने के लिए, आपका मिरर है, तो ये आपकी वस्तु मान लो, और ये आपकी यहाँ पे प्रतिबिंब। अब इनमें देखो कितना देर का है, 12 मीटर। 12 मीटर का मतलब ये भी 6 होगा और ये भी 6 होगा, तभी तो बराबर आएगा, दोनों के बीच के 12 मीटर है, वस्तु और प्रतिबिंब के बीच के 12 मीटर। अब बोल रहा वस्तु को दर्पण की ओर 2 मीटर खिसका दिया जाए, इसको अगर अपने 2 मीटर खिसका दिया, मतलब वस्तु अपनी यहाँ आ गई, मतलब ये कितना बना, 4 मीटर। इसका मतलब इमेज भी कितनी दूरी पे बनेगी, 4 ही मीटर पे बनेगी, 4 मीटर। तो देखो 4 प्लस 4 टोटल कितनी हो जाएगी, 8 मीटर। तो अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कितना आएगा इसका, 8 मीटर। तो आंसर हो जाएगा अपना 8 मीटर। अब कई बार इसमें भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसको 2 किसका दिया है ना,
तो कई बार बच्चे क्या कर देते हैं, 12 में से 2 कम करते हैं, तो 12 में से 2 कम करने का आंसर कितना आता है, 10, और 10 भी आपका ऑप्शन में होता है, तो ये ध्यान रखना। आप इसको 2 पास में लाओगे तो इमेज भी 2 पास में आ जाएगी। देखो इधर से 2 आया तो ये भी 2 मीटर कम हो गया इधर से, तो 2 यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ से कम हो गया, टोटल 4 कम हो गया, तो 12 में 4 गया, कितना आंसर आएगा, 8 आएगा, है ना। तो अगर आपको बेसिक बता तो कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। आज के सेशन का अपना लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पे रखें, यदि उनके बीच रखी एक वस्तु रखी जाती है तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब संख्या, तो मैंने आपको बताया था 360 बटा थीटा निकाल लो, थीटा कितना दे रहेगा 60, कितनी बार मरेगा 6 बार, आंसर आएगा 6, 6 तो क्या आपका सम आए तो ये कम कर दो, 6 माइनस 1, आंसर कितना आ जाएगा 5, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी होंगी 5, तो ये 5 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में देखो इतना ही, अपने जितने भी प्रकाश के परावर्तन या प्लेन मिरर से जितने भी क्वेश्चन थे सारे डिस्कस कर लिए। बाकी अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा गोलीय दर्पणों से प्रकाश का परावर्तन। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।